दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे इसका तीसरा भाग। इस श्रृंखला के 2 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि यदि आप किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जिसमें किताब से पढ़ाई नहीं हो पा रही हो तो आप इसे हेडफोन या ईयरफोन के द्वारा सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस पॉइंटर आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3। दोस्तों भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न है महत्वपूर्ण उसके बारे में आइए देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को कहां पर संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत को वीडी सावरकर के नेतृत्व में संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ। मित्र मेला संघ भी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर द्वारा संचालित किया गया था। तो क्रांतिकारियों का ये संगठन था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को गति एवं दिशा देने के लिए गुप्त संगठन अभिनव भारत और मित्र मेला का शुरुआत वीडी सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? तो जो कथन हम कह रहे हैं वो सभी सही कथन हैं। पहला है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो ये सभी कथन वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सही कथन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोस्तों 1925 में की थी। 1925 में हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। अभी अनुशीलन समिति दोस्तों ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा द्वारा की गई थी। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वो कौन सा था? तो ये था अनुशीलन समिति। पी मित्रा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अनुशीलन समिति की, और वारिंद्र कुमार घोष इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण किसके द्वारा दिया गया था? तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों द्वारा जो ये साहसिक कार्य बर्रा डकैती था ये पूर्वी बंगाल में स्थित है। बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में की गई थी। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी द्वारा 1908 में किया गया था। प्रफुल्ल चाकी इन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, जो ये घटना 1908 में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था वो थे चित्तरंजन दास यानी CR दास। तो इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी और चातुर्य के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1924 में।
और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन यानी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य कौन नहीं था? तो शिव वर्मा HRA के सदस्य नहीं थे, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने के लिए दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ये कथन राम प्रसाद बिस्मिल का है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से पूर्व दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला प्रश्न है। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में किसे फांसी पर चढ़ा दिया था? तो काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से कौन नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस से भगत सिंह नहीं जुड़े हैं, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है। सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आज़ाद एवं मनमथ नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़े तो थे, लेकिन वो उस मुकदमे से बच निकले थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो काकोरी कांड मुकदमे में जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसने कहा था? ये जो गज़ल या नज़्म है ये किसकी है दोस्तों? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की नज़्म है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम किसने फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। अगला प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। अगला प्रश्न। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? मुठभेड़ में गोलियों द्वारा मारा था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, वह केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो ये था लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फिरोजपुर, पंजाब में भगत सिंह का स्मारक स्थित है। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से किसे फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, जबकि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम अशफाक उल्लाह खां है। मुकदमों का सही क्रम देखते हैं दोस्तों। जो मैं बताऊंगा ये मुकदमे, इसमें ये जो अपने वर्ष से संबंधित वर्ष से सही सुमेलित हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र केस 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, A.S. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था, तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस था, जिसके अंतर्गत मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कैद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा यानी चटगांव आर्मरी रेड किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो भारतीय क्रांतिकारी सूर्यसेन द्वारा प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। सही सुमेलन करना है दोस्तों जो क्रांतिकारी संगठन हैं और उनके संस्थापक या उनसे संबंधित व्यक्तियों का। तो अभिनव भारत B.D. सावरकर, यानी अभिनव भारत की स्थापना B.D. सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति P. मित्रा द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि ये जो देखिए इससे जुड़े हुए अरविंद घोष जुड़े हुए थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी C.R. दास द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों संगठन और उसके संस्थापकों से। तो अभिनव भारत B.D. सावरकर, इसके अलावा मित्र मेला भी B.D. सावरकर द्वारा एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S. सेन यानी सूर्य सेन द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी स्थापित की गई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन S.N. सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक और देखिए दोस्तों सुमेलन से संबंधित है, चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो कौन सा आरोप था? तो वो केस था लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें जतिन दास को आरोपी बनाया गया था या जतिन दास को बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो जतिन दास थे। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सुमेलन से संबंधित है। जतिन दास का संबंध भूख हड़ताल से है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह को फांसी हुई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। चटगांव आर्मरी रेड या चटगांव आर्मरी केस है, उसमें सूर्यसेन के साथ कल्पना दत्त भी प्रमुख थी। अभिनव भारत B.D. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था।
अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। एक सूची है, इसका सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में संघ या संगठन है और सूची 2 में संस्थापकों के नाम हैं। तो दोस्तों रिवोल्ट ग्रुप यानी विद्रोही ग्रुप, तो विद्रोह ग्रुप की स्थापना सूर्यसेन ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन से थे? तो आपने अभी शुरू में पढ़ा है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों निष्क्रिय विरोध या निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। सही कथन, 2 कथन हैं आपके, उसमें सही कथन बता रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और दूसरा कथन है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। चूँकि भगत सिंह द्वारा जो है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी और भगत सिंह इसके संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। अगला प्रश्न, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था? तो ये बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग उदारवादी विचारक या उदारवादी नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो वो बीना दास थी। बीना दास ने उपाधि ग्रहण करते समय दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, भगत सिंह का कथन है। अब आइए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के चैप्टर से देखते हैं प्रमुख प्रश्न। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किसने किया था? गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा गठित की गई थी। वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था और ये जो गदर पार्टी है ये लाला हरदयाल द्वारा गठित की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। दोस्तों गदर पार्टी का पहला सभापति कौन है या गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये सोहन सिंह भाकना थे और इन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की थी जिसको लाला हरदयाल के साथ मिलकर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल या उनका जो कार्य क्षेत्र था वो पश्चिमी अमेरिका में था। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर क्या था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गदर क्या था?
तो भारतीयों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था और भारत के बाहर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में गदर पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप ने विदेश में भारत के लिए गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये जगह था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थीं और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये दोनों कथन इनसे संबंधित सही कथन हैं। और मैडम भीकाजी कामा दोस्तों पहली महिला थी जिन्होंने तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड में इन्होंने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी एस अय्यर और एम एन राय में समान थी, वो क्या था? ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध गतिविधियों में कार्य कर रहे थे। तो ये बात मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी एस अय्यर और एम एन राय में समान थी। दोस्तों कामागाटा मारू, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वी.डी. सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित कौन था? तो ये थे बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना दोस्तों रास बिहारी बोस ने की थी। अब आइए देखते हैं बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्न। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में और स्वदेशी आंदोलन उसी समय चला। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त तथा सहायक संधि में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में दोस्तों इन चारों घटनाओं में से बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। वह आंदोलन जो बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था वो था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है WC बनर्जी, SN बनर्जी, आर्यन टैगोर तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, वो थे आर्यन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूरब तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। अगला प्रश्न है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? के मित्र, कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये वर्ष 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को या प्रशासनिक असुविधा और बड़े राज्य की दृष्टि से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन से थे? तो ये था बायकाट यानी विद्रोह, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा थे। अगला प्रश्न है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में कब अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा कब विभाजित हुआ था? तो 1911 में। 1911 में विभाजित हुआ था, इसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा संगठित हुआ था। अगला प्रश्न है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक प्रश्न है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। तो कृषक और मुसलमान यानी महिलाएं इसमें प्रभावित थीं और जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से दोस्तों सक्रिय थे, लेकिन कृषक और मुसलमान जो थे वो स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित थे। अगला प्रश्न है वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, वो था स्वदेशी आंदोलन। महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के समय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना था या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय गीत या शीर्षक गीत बना था। अगला प्रश्न है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था। ये स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के वामपंथी राष्ट्रवाद के काल में सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे H.W. नेविन्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने वाले ब्रिटिश पत्रकार थे। अगला प्रश्न है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से परीक्षाओं की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में आयोजित कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रस्ताव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, तो किस महापुरुष का? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज प्रस्ताव जो कांग्रेस ने 1905 में पारित किया था, इसका उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम सामने रखा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, वो कौन सा अधिवेशन था? महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग या स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतीयों में दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन कौन से हैं? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था और उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये सभी दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन हैं। इसके अलावा वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का प्रकाशन आरंभ किया था। तो ये सभी कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन हैं। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी से ही संबंधित, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हो गया था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आर.बी. घोष यानी रास बिहारी आर.बी. घोष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। एक संकल्प जो इन चारों संकल्पों में से नहीं था, वो क्या था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना। तो ये इन चारों संकल्पों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी और क्यों शुरू हुई थी? तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस अधिवेशन में आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। कांग्रेस की रणनीतियों
उनके उद्देश्यों और लोगों की भागीदारी के प्रश्न पर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। और अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, क्योंकि नरमपंथी जो थे वो निवेदन, प्रत्यावेदन और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी विचारक इन सब साधनों में विश्वास नहीं करते थे। अब आइए देखते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्न। मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों 1906 में हुआ था। और आइए देखते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित प्रमुख प्रश्न। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वो कौन से स्थान था या जगह कौन सी थी जहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? ढाका में। ढाका में दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। कथन और कारण से संबंधित दोस्तों, कथन ये है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। कारण था वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो दोस्तों ये सही है और कारण आर गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संदर्भ के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? तो आइए सही कथनों के बारे में जानते हैं। पहला है सही कथन, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। और मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? 1906 में एक मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था और उन्होंने क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग या पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करने के लिए लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने बात की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की लंदन में एक शाखा की स्थापना हुई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, इससे संबंधित प्रमुख प्रश्न देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी? दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। इसीलिए दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते थे, इसी सुधार के द्वारा या मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद आया हिंदुओं और मुस्लिमों में, और इसी ने अंततः देश विभाजन का कारण भी बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली दरबार और राजधानी में परिवर्तन से संबंधित
टॉपिक से। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो कलकत्ता ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? वर्ष 1911 में। इसमें याद रखने की ज़रूरत है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। तो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ये अगर जो ऑप्शन आता है तो आप 11 को मारिएगा, लेकिन देखने की बात यह है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उसे 1911 में रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। यानी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। पहले बिहार भी बंगाल का भाग होता था। दोस्तों, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ अधिवेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, और इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? लखनऊ में। दोस्तों, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अपने अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किए थे। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसकी थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की भूमिका थी, जिन्होंने अतिवादियों और उदारवादियों का पुनर्मिलन कराया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने वाले प्रथम राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया प्रमुख दूरगामी परिणाम वाला निर्णय क्या था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा माना जाता है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतैक्य का काल 1916 से 1922 माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सही कथन क्या है? तो दोस्तों, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में सही कथन ये है कि इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। ये 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सही कथन है। अब आइए देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में?
तो एक बाल गंगाधर तिलक के और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। यानी होम रूल लीग का जो आंदोलन है उसको प्रारंभ करने में एनी बेसेंट का योगदान रहा, या सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। लेकिन 1915-16 के बीच दो होम रूल लीग शुरू किए गए थे। एक के जो प्रस्तावक थे या प्रारंभकर्ता तिलक थे और दूसरे की एनी बेसेंट रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबंधित रही थी? एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन आंदोलन, जिसको कि इंग्लिश में होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल लीग आंदोलन कहा जाता है। होम रूल का हिंदी होता है गृह शासन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, होम रूल या गृह शासन एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915-16 में जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था वो होम रूल लीग या गृह शासन आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा टी.एस. अलकाट में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट का योगदान नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर ये सभी होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, सी.आर. दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक में से होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा है। तो होम रूल आंदोलन से सी.आर. दास नहीं जुड़े हैं, जबकि एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जुड़े हैं। होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कब कर सके थे? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। तो दोस्तों, होम रूल जो आंदोलन था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल लीगों को एक में कब मिला दिया गया था? वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। होम रूल के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। दूसरा कथन सही है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तो ये सभी कथन होम रूल लीग के संबंध में सही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पे फिर से विचार कर लेते हैं होम रूल लीग से संबंधित। तो होम रूल आंदोलन का सूत्रपात एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन होम रूल एक और था जिसका प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1918 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। दोस्तों, गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान कहाँ के थे? महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी दीवान थे, तो वो पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वे थे 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन के बक्सर आंदोलन और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। उनमें से जो घटनाएं प्रमुख हैं वो हैं 1898 ईस्वी के इटली अबिसीनिया युद्ध है,
चीन के बक्सर आंदोलन से प्रभावित था और आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को मुख्य रूप से प्रभाव डालती थीं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। फिनिक्स फार्म क्या है? दोस्तों, डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था फिनिक्स फार्म। के गांधी किसके समर्थक थे? तो दोस्तों, विचारधारा में महात्मा गांधी का दर्शन दार्शनिक अराजकतावाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो गांधी जी के रामराज्य या गांधी जी के विचारों का मूल आधार सत्य और अहिंसा था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा सत्य प्राप्ति का रास्ता है महात्मा गांधी की दृष्टि में। दोस्तों, गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही क्या है? तो दोस्तों, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी गांधी जी के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? तो हड़ताल को गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर माना गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही क्या है? तो दोस्तों, गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, उसे हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तीसरा है, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सिद्धांत के प्रमुख यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। दोस्तों, गांधी जी गरीबी को हिंसा का क्रूरतम रूप मानते थे, इसलिए गरीबी का अस्थायित्व गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए कौन सा तरीका बताया था? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था। और एक प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक रहे थे? तो महत्वपूर्ण है, 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, वो रेलवे स्टेशन कौन सा था? पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग में गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है, और लेकिन उससे पहले ये प्रश्न कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद नगर के बाहर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स फार्म, वर्धा तथा सदाकत आश्रम में सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कब अपनाया था? तो अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का अर्थ जन कल्याण के लिए सक्रियता थी। महात्मा गांधी राजनीति को जन कल्याण के लिए सक्रियता मानते हैं। सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह करना और किसी भी कष्ट में सत्य का साथ नहीं छोड़ना, सत्य पर अडिग रहना यानी सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक किस लिए जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए महात्मा गांधी मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बहिष्कार के दौरान विदेशी वस्त्रों या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समय उन्होंने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का जो बहिष्कार प्रभावी क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया बहिष्कार इसलिए प्रभावी हुआ था क्योंकि ब्रिटेन भारत को अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का एक बाजार मात्र समझता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा है खेड़ा और फिर असहयोग आंदोलन। तो ये जो क्रम है दोस्तों, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में सही क्या है? तो सही कथन इस प्रकार हैं, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था और उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो ये सभी कथन महात्मा गांधी के बारे में सही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वो था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी को या उनके विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, उन्होंने स्वीकार किया है। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? तो रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। थोरो और टॉल्स्टॉय ये दार्शनिक अराजकतावादी माने जाते हैं और रस्किन की अनटू दिस लास्ट से गांधीवादी विचारधारा सर्वाधिक प्रभावित रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से नहीं संबंधित थे, जबकि खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से गांधी जी मुख्य रूप से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली और खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला प्रश्न, गांधी के संदर्भ में सही कथन कौन है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था, ये कथन सही है। और दूसरा, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ये भी सही है। इसके अलावा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ये भी गांधी जी के संदर्भ में सही कथन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली काल के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वो कौन सा सत्याग्रह था? तो वो था वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ स्पेशल CGPS जो छत्तीसगढ़ PCS है, छत्तीसगढ़ PCS का स्पेशल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुयायियों में AN सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, JB कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक था? तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों पेशे से एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए? तो ये जमनालाल बजाज थे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे और 1930 में जेल भी गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह विवरण है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी किसके बारे में इंगित करता है? तो ये जमनालाल बजाज के बारे में इंगित करता है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जिन्हें कि दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है, ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। अगला प्रश्न है, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था वो था यरवदा जेल। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी और वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? अंतिम गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें और यहाँ की स्थिति और समस्याओं को समझें, ये कथन गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और एक प्रश्न देखिए, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कथन किसका है? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कथन महात्मा गांधी का है। और एक कथन देखिए, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने राजनीति में नैतिकता की बात की और कहा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। और वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था वो था अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अपने सत्याग्रह के हथियार के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में
पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। और एक प्रश्न देखिए, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से। चंपारण से गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा किसने लिया था? तो मजदूर वर्ग ने इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, वो था अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद संघर्ष अहमदाबाद के मिल मजदूरों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। और एक प्रश्न है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में सही युग्म क्या है? दक्षिण अफ्रीका 1903 में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? तो पहला कथन है, ये अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, उनका ये मानना था। इसलिए अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है और वे भारत के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये सभी गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में सही कथन हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्य जातियां जो हैं या छोटी जातियां, पिछड़ी निचली जातियां हैं, उनके सामाजिक आर्थिक सुधार को उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन। गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कम निवेश से अधिक लोगों के लिए अधिक उत्पादन गांधीयन इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुई थी। और अगला प्रश्न, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? चंपारण में जो नील मजदूर थे उनको भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। इसे ही तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किस जिले से प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण से प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से नील कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए था। सही कथन क्या है? तो चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये चंपारण सत्याग्रह के सही कथनों में से एक है। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी ये सभी चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित हैं? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही वो किसान थे चंपारण के, जिन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित था दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी ये सभी लोग चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वो चंपारण है। और नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। और ये देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था?
बहुत ही महत्वपूर्ण एक अलग क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। अकाल पड़ा था, भूमि में उत्पादन या किसानों का उत्पादन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व लेना समाप्त नहीं किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो ये बिजौलिया आंदोलन भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से नहीं जुड़े थे, जबकि इससे जुड़े हुए लोग थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो ये नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वो था दोस्तों अवध प्रदेश। अवध प्रदेश में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। तो वो सही सुमेलन देखिए, किसान आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों के नाम और किस राज्य में उन्होंने किसान आंदोलन चलाया था। तो सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में किसान आंदोलन चलाया गया। खुदाई खिदमतगार NFPC नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और स्वामी रामानंद द्वारा हैदराबाद में, अब्दुल हमीद खान द्वारा दक्षिणी असम में। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद रूप में परिवर्तन अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो मुख्य रूप से बिहार के किसान आंदोलनों से स्वामी सहजानंद का संबंध था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था? तो दोस्तों बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ने वाले प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बाकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बाकास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी?
बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दोस्तों, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना बंगाल के तेभागा आंदोलन की मांग थी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के संगठन क्षमता के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। एक प्रश्न है दोस्तों, किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबद्ध स्थान कौन था? पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन से प्रारंभ में संबद्ध स्थान पोचमपल्ली था। और भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वीपी बाडिया ने 1918 में भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के संबंध में उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल भी की थी और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बम्बई में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और एक प्रश्न देखिए, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय थे MN राय, नव मानववादी MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? दोस्तों, भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो लोग ताशकंद में एकत्र हुए थे उन भारतीयों के समूह के मुखिया मानवेंद्र नाथ राय थे। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वो कौन सा आंदोलन था? तो कानपुर षड्यंत्र केस मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। एक प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 था। और 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन मानवेंद्र नाथ राय ने 1940 में किया था। और एक क्वेश्चन देखिए नया है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल कौन सा था? सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था उससे संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था वह क्या था? तो दोस्तों, रौलट एक्ट ने बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था और यही भारतीयों के क्रोध का सबसे बड़ा कारण था। रौलट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रौलट एक्ट लाया गया था और ये भारत में वर्ष 1919 में लागू किया गया था। रौलट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण पूरा करना, ये रौलट एक्ट का लक्ष्य था। रौलट एक्ट के बारे में सही कथन कौन से हैं?
रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉलेट अधिनियम दोस्तों सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। अगला है दोस्तों, रॉलेट एक्ट का जो रॉलेट एक्ट था ये भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम माना जाता है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो अधिनियम की भाषा में द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग में नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी वो था रॉलेट एक्ट का बनना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। किस कारण से? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर में एकत्र हुए थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो अलंकरण था, नाइटहुड की उपाधि थी, उन्होंने अंग्रेजी सरकार को वापस लौटा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार में डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार और उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। जनरल डायर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग की घटना से जुड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो लंदन में ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मार डाला था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो भारतीयों द्वारा भी जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की एक समिति बनाई गई थी जिस पर रिपोर्ट लिखने का प्रारूप का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, आपने पहले देख लिया। और वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है वह है जलियांवाला बाग का नरसंहार। और एक प्रश्न जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट से संबंधित, वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आगे अब हम इसका जो अगला सीरीज है खंड 4 जो होगा आधुनिक भारत का, वो हम खिलाफत आंदोलन से आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।